मित्रों, शोध प्रविधि में नवाचार विषय पर बात करते समय हम नवाचार से संबंधित सारी बातों के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लें कि इस नवाचार ने मनुष्य की आधुनिकता ने, मनुष्य की आधुनिक चेतना ने, वैज्ञानिक विकास ने और प्रगति ने और वैज्ञानिक संसाधनों की उपादेयता ने हमें बहुत ही संपन्न किया है। और इस संपन्नता में हम कई सारे नए नए आचार और नई नई पद्धतियों से हम अपने ज्ञान को विकास की ओर ले जा रहे हैं। मगर समस्या तब उत्पन्न होती है जब उस नवाचार को हम ठीक से समझ नहीं पाते। इन दिनों फिल्मिस्तानियों ने जिस तरह का भाषा के साथ और संचार माध्यम के लोगों ने भाषा के साथ जिस तरह का काम करना शुरू किया है, इसके दो एक नमूने मैं बताना चाहता हूं कि अभी अभी समाचार के हेडलाइन में दो पंक्तियां पढ़ी, हथनी ने ली जल समाधि, या कि कोरोना में मारे गए 15 लोग। अब आप सोचिए जरा कि मारे गए शब्द का प्रयोग वे किस संज्ञान से करते हैं। मारे गए मतलब जो हत्या की जाती है। कोरोना में लोग मरते हैं, मारे नहीं जाते हैं। इसी तरह से जल समाधि जैसे शब्द का उपयोग करते समय उन्होंने ये सोचा होगा कि हमने कोई भारी भरकम शब्द के प्रयोग से अपने को नवाचार से जोड़ लिया है। पर जल समाधि शब्द कितना पवित्र है और किस तरह से उसका उपयोग होना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आप सब विज्ञापन देखते होंगे। एक विज्ञापन देखकर आपने सोचा होगा कि ये बहुत अच्छा विज्ञापन है और विज्ञापन चॉकलेट का है। उस चॉकलेट में एक बच्चा चॉकलेट खा रहा होता है किशोर उम्र का, और एक वृद्धा की छड़ी कुर्सी से सड़क के गिर जाती है। वृद्धा ने बच्चे से कहा कि बेटा मेरी छड़ी थोड़ा उठा दोगे। बच्चे ने कहा जी माँ जी, और चॉकलेट चबाता रहा निर्लज्ज की तरह। 2 मिनट बाद वृद्धा ने प्रतीक्षा करके अपनी छड़ी स्वयं उठा ली। इसी बीच में जहां वृद्धा बैठी हुई थी वहां छज्जी गिर गया है। तो वृद्धा चौंक करके सावधान हुई और उस बच्चे से कहा कि थैंक यू बेटा, तुमने छड़ी नहीं उठाकर अच्छा किया। वह बच्चा फिर से उसे कहता है कि मोस्ट वेलकम माँ जी। अब आप सोचिए कि जिस देश की संस्कृति ही ऐसी बनी है जिसमें बच्चा से लेकर किशोर से लेकर नौजवान और अधेड़ आयु के व्यक्ति तक अपने घर के, अपने समाज के बुजुर्गों का सम्मान करे, उन्हें सहयोग दे, उस काम की उपेक्षा करके एक किशोर, एक नौजवान चॉकलेट खाने में इतना मशगूल है। यदि इसी तरह से किसी भी उपभोक्ता सामग्री का उपयोग किया जाए और वह हमारे देश के किसी किशोर को, किसी नौजवान को इस तरह की प्रेरणा दे कि वह भारतीय संस्कृति का अपमान करे, तो ऐसे विज्ञापन और ऐसी उपभोक्ता सामग्रियों की क्या जरूरत है। ऐसे ही नवाचार से जो होना होता है वह नहीं होकर कुछ दूसरा हो जाता है। इन दिनों आप देखते होंगे कि प्रतिभा और कौशल के अभाव में सिनेमाई जगत में लोगों ने सर्कस को नृत्य में अनुवाद कर दिया, शोरगुल और बकवास को गीत बना दिया। और इस विधा के जितने सारे विद्वान लोग हैं, काफी गुणी लोग हैं, वे सब स्वयं को बाजार में बनाए रखने के कारण उन चीजों की प्रशंसा कर रहे हैं, उन बातों की प्रशंसा कर रहे हैं और जिस कला के कारण उनका मान सम्मान इस देश दुनिया में हुआ है, उसी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हमें शोध करते समय इस तरह के नवाचार से बचने की जरूरत है और कैसे नवाचार हमारे शोध को एक बेहतर दिशा दे,
उस तरफ जाने की जरूरत है। शोध एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी विषय विशेष के बारे में बोधपूर्ण तथ्यान्वेषण और यथासंभव प्रभूत सामग्री संकलित कर सूक्ष्मतर विश्लेषण विवेचन तथा नए तथ्यों नए सिद्धांतों के उद्घाटन को दिशा देता है और यही उद्घाटन शोध कहलाता है। शोध के लिए हम आप सब जानते हैं कि हिंदी में कई सारे पर्यायवाची शब्द हैं। इसे अनुसंधान कहते हैं, गवेषणा कहते हैं, खोज, अन्वेषण, मीमांसा, अनुशीलन, परिशीलन, आलोचना, रिसर्च आदि सब कहते हैं। मगर हमें यह ध्यान रखना होता है कि जब किसी भी विषय पर शोध और अन्वेषण की बात करते हैं तो हम किसी गुप्त, विस्मृत और छिपे हुए तथ्य को सामने लाने की चेष्टा करते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, नहीं की। भारत पहले से था। वास्को डी गामा को उस दिन भारत का बोध हुआ। हम कहते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार किया, नहीं किया, क्योंकि सेब पेड़ से न्यूटन से पहले भी गिरते थे। गुरुत्वाकर्षण पहले भी था। गुरुत्वाकर्षण का ज्ञान उस दिन न्यूटन को हुआ जो उससे पहले किसी को नहीं हुआ था। तो इस अर्थ में हमें यह मानना चाहिए कि शोध कोई ऐसी अतरंगी बात नहीं है। ये है कि है, छिपा हुआ है, विस्मृत है, उसको ढूंढकर उस पर नए तथ्यों के साथ उसकी हम जानकारी एकत्र करते हैं। वस्तुतः मानव की जिज्ञासु प्रवृत्ति ने ही शोध प्रक्रिया को जन्म दिया। शोध कार्य सदैव से एक प्रश्नाकुल मानस की सुचिंतित खोज वृत्ति का उद्यम माना जाता रहा है। मानवीय व्यवहारों की अनिश्चित प्रकृति के कारण जब हम व्यवस्थित ढंग से किसी विषय प्रसंग का अध्ययन कर निष्कर्ष पर आना चाहते हैं तो शोध उसके लिए अनिवार्य हो जाता है। या यूं कहें कि सत्य की खोज या प्राप्त ज्ञान की परीक्षा के लिए व्यवस्थित प्रयत्न करना शोध कहलाता है। अर्थात शोध का आधार विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें ज्ञान वस्तुपरक होता है, मान्यता परक नहीं। शोध का संबंध आस्था से कम, परीक्षण से अधिक होता है। शोध वृत्ति का उद्गम स्रोत प्रश्नों से घिरे शोधकर्मी की संशयात्मा होती है। प्रचारित मान्यता की वस्तुपरकता, प्रचारित मान्यता की वस्तुपरकता पर शोधकर्मी का संशय उसे प्रश्नाकुल करता है। फलस्वरूप वह उसकी तथ्यपूर्ण जांच के लिए उद्यमशील होता है। हर संशय का मूल दर्शन होता है मित्रों, और सामाजिक परिदृश्य का हर नागरिक दर्शन शास्त्र पढ़े बिना भी थोड़ा थोड़ा दार्शनिक होता है। संशय वृत्ति उसके जैविक विकास क्रम का हिस्सा होता है। नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयत्न को विद्वानों ने शोध की संज्ञा दी है। शैक्षिक संदर्भों में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अनुसार वैज्ञानिक शोध का कोटि विभाजन किया जा सकता है। मानविकी के विद्वान सामान्यतया किसी प्रश्न के चरम परम समाधान की चिंता के बजाय चतुर्दिक व्याप्त विवरणों की सूक्ष्मता पर अधिक बल देते हैं। अब जैसे आप रांगे राघव के मूर्तों का टीला पर विचार करना शुरू करें तो आप यह काम मानविकी में है, यह काम साहित्य में है, तो आप सोचना चाहेंगे कि मुर्दों के टीला लिखने का उसका उद्देश्य क्या था, उस पर अब तक किस किस ने क्या क्या लिखा। मूल वस्तु से लेकर उस पर प्रचारित सारी
चीजें, उसके बारे में कही गई सारी चीजों का हम पहले अवगाहन करते हैं, फिर उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। शोध में विषय संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण होता है। सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, जातीय सभी संदर्भ शोध को दिशा देते हैं। उदाहरण के लिए मानविकी विषयों के शोध में एक ऐतिहासिक विधि लें तो वह इतिहास सम्मत तथ्य सन्निहित होगा और यह इतिहास परक शोध होगा। प्राथमिक स्रोतों एवं अन्य साक्ष्यों के समर्थन से कोई इतिहासकार योजनाबद्ध तरीके से अपने विषय की जांच करता है और फिर व्यतीत का इतिहास लिखता है। अत्याधुनिक विकास के कारण इधर ज्ञान की शाखाओं में बहुत विस्तार आया है। साहित्य, कला, संस्कृति से संबद्ध शोध की दिशाएं स्पष्ट हुई हैं और ये दिशाएं विराट हो गई हैं। कलात्मक एवं सृजनात्मक रचनाओं से संबद्ध विषय पर केंद्रित शोध की धाराएं बहुआयामी हो गई है। इसकी शोध प्रक्रिया ज्ञान की कई शाखाओं से जा मिली है। ज्ञान की प्राप्ति एवं तथ्यान्वेषण हेतु चिंतन की यह नई पद्धति शुद्ध वैज्ञानिक पद्धतियों का विकल्प भी प्रदान करती है। शोध का महत्व क्या है कि शोध नए सत्यों के अन्वेषण द्वारा अज्ञान मिटाता है, की प्राप्ति के लिए उत्कृष्टतर विधियां और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करता है। तो इस अर्थ में हम सोचिए कि हम बेहतर शोध किसे कहें। तो बेहतर शोध वह होता है जो आगे जिस विषय पर हमने काम कर लिया है उस विषय से संबंधित आगे ढेर सारे शोधों के रास्ते प्रशस्त करते हैं। शोध के मुख्यतः 4 सोपान होते हैं। इसमें ज्ञान क्षेत्र में किसी समस्या को सुलझाने की प्रेरणा मिलती है, प्रासंगिक तथ्यों का संकलन होता है, तार्किक विश्लेषण एवं अध्ययन होता है और इसके बाद निष्कर्ष की प्रस्तुति होती है। शोध की विशेषताएं हैं कि इसमें वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए, तार्किकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यथार्थता, निष्पक्षता, विश्वसनीयता, प्रामाणिकता, तथ्यान्वेषण, समयावधि का उल्लेख, अनुशासनबद्धता, संदर्भों की सच्ची प्रतिकृति किसी बेहतर शोध की अनिवार्य विशेषताएं हैं। इन प्रसंगों पर हम आगे कुछ देर में बात करेंगे। अब आते हैं शोध की प्रेरणा पर। यह प्रेरणा मिलती कैसे है? शोध का तो इन दिनों जो पहली प्रेरणा हो गई है वे हम आप सब जानते हैं कि शोध प्रज्ञ की डिग्री प्राप्त कर संभावित लाभ की कामना इसमें छिपी रहती है, पर ये कहते कोई नहीं, जबकि प्राथमिक इन दिनों शोध का यही उद्देश्य हो गया है। विषय विशेष से संबद्ध अनभिज्ञताओं, उलझनों, प्रश्नों, समस्याओं का हल ढूंढने की इसमें आकांक्षा होती है। समाज हित में एक बेहतर रचनात्मक कार्य करने की इसमें प्रवृत्ति होती है और यश, धन, ज्ञान, कौशल, सम्मान की लिप्सा तो रहती ही है। नीति अथवा नियोजन के विधान की भी इसमें आवश्यकता पड़ती है। इसका उद्देश्य होता है विज्ञान सम्मत कार्यविधि और बोधपूर्ण तथ्यान्वेषण द्वारा विषय, प्रसंग, घटना, व्यक्ति एवं संदर्भ के बारे में सूचित समस्याओं, शंकाओं, दुविधाओं का निराकरण ढूंढना, विस्मृत और अलक्षित तथ्यों को आलोकित करना और नए तथ्यों की खोज करना। लक्षित विषय, वस्तु, घटना, व्यक्ति, समूह, स्थिति का सही विवरण जुटाना, संकलित सामग्रियों का अनुशीलन करना, विश्लेषण करना, उनके अनुषंगी उपकरणों से परिचित होना, एकाधिक प्रसंगों के साम्य वैषम्य का बोध प्राप्त करना। पर ध्यान रहे
कि शोध के दौरान हम जितनी चीजें एकत्र कर लेते हैं वे सारी चीजें महत्वपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन आपके शोध में, शोध के दौरान यदि आपने एकत्र कर लिया है तो उसे, उसका उपयोग जबरन अपने उस शोध में करें ही, ये आवश्यक नहीं है। यहाँ पर दो चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है। आप सब कल्पना करें, बहुतों ने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा होगा उनके लिए कल्पना जरूरी है कि ईंट के भट्ठे पर फरमे में जब कोई कारीगर ईंट बनाता है तो मिट्टी का बड़ा सा लोंदा तैयार करता है और फरमे में वो जोर से मारता है ताकि फरमे में वो सेट हो जाए, समाविष्ट हो जाए, समायोजित हो जाए। उसके बाद ऊपर से कुछ मिट्टी होती है जो वो काट के अलग निकाल लेता है। वह मिट्टी बेकार नहीं है, उस ईंट के लिए बेकार है जिसका उपयोग वे कहीं और कर लेंगे। इसी तरह ध्यान दीजिए कि आप किसी टेलरिंग हाउस में कोई कपड़ा सिलाने गए हैं और आपकी बांह के ऊपर के हिस्से को बनाने के लिए, एक आकार देने के लिए टेलर मास्टर कैंची से उसको ऐसे टेढ़ा करके काटते हैं और उस कपड़े को फेंक देते हैं। वह कपड़ा जब थान में था तो बेकार नहीं था, उस कमीज के लिए वो बेकार हो गया। हो सकता है कहीं और उसका उपयोग हो जाए, कुछ पोंछने के लिए, कुछ जलाने के लिए, कुछ अन्य काम के लिए। इसलिए एकत्र की गई सामग्री के उपयोग के संदर्भ में इतना ललायित नहीं होना चाहिए कि हमने जो किया, जो एकत्र किया, उसका उपयोग हम इसमें कर ही लें। एकत्र करते समय आपने बहुत सारी चीजें जमा जुटाई है, वह यदि उस शोध में, उस शोध प्रतिवेदन में उपयुक्त नहीं है तो उससे बचा भी जा सकता है, बल्कि बचना ही चाहिए। अब आते हैं शोध प्रक्रिया से संबंधित कुछ बातों पर। शोध के मित्रों विविध चरण होते हैं और यह शोध क्रमबद्ध चरणों से ही हम शोध प्रक्रिया को पूरी करते हैं। हर चरण एक दूसरे से संबद्ध होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। कोई भी चरण एक दूसरे से अलग नहीं होता, स्वतंत्र नहीं होता। अब उसमें जैसे पहला चरण हम मानकर चलते हैं कि शोध जहां से शुरू करते हैं तो पहला चरण होता है विषय निर्धारण। ये विषय निर्धारण है। उसके बाद दूसरा चरण है शोध, जो विषय हमने निर्धारित किया है उस विषय में समस्या निर्धारण। शोध का प्रॉब्लम क्या है, शोध की समस्या क्या है, हम किस प्रश्न को दिमाग में, मस्तिष्क में रखकर हम शोध करेंगे। तीसरा है संबंधित साहित्य का व्यापक सर्वेक्षण। अगला है परिकल्पना या प्राकल्पना, जिसे हाइपोथेसिस कहते हैं, कि यह परिकल्पना की तरफ हम शोध की समस्या निर्धारित कर लेने के बाद ही आगे बढ़ सकते हैं कि यह भवन जो हमारे शोध का जो ये स्थापत्य होगा वो किस दिशा में, किस तरह से आगे बढ़ेगा। इतनी चीजें कर लेने के बाद हम शोध की एक रूपरेखा तैयार करते हैं जिसे सिनॉप्सिस कहते हैं। और इस रूपरेखा तैयार करने के क्रम में तथ्य संग्रह और तथ्य विश्लेषण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद जो परिकल्पना हमने की थी, तथ्य संग्रह और तथ्य विश्लेषण करते हुए उस परिकल्पना की हम जांच करते हैं और उस जांच के दौरान उसका सामान्यीकरण भी करते हैं, उसकी व्याख्या भी करते हैं। और ये सारी चीजें कर लेने के बाद अंत में हम शोध प्रतिवेदन तैयार करते हैं, जिसे सामान्य तौर पर हम शोध प्रबंध कहते हैं या थीसिस कहते हैं। शोध प्रक्रिया के पहले बिंदु से हम फिर से बात शुरू करते हैं कि विषय निर्धारण क्या है, विषय निर्धारण कैसे करते हैं। तो इसमें मित्रों, यदि कोई भी
शोधार्थी स्वतंत्र शोध करता है तो विषय चयन करने की उसकी प्रणाली अपनी निजी होती है। वह अपने संज्ञान से, अपनी विधि से और अपने से संबद्ध लोगों से सलाह लेकर, जैसे भी हो, इन सब चीजों के लिए वे स्वतंत्र होते हैं कि वे किस विषय पर शोध करेंगे। किंतु शोध यदि योजनाबद्ध हो और सांस्थानिक रूप से कहीं से संबद्ध हो, तब की स्थिति में, किसी शैक्षणिक संस्था से वह शोध हो रहा हो, ऐसी स्थिति में शैक्षिक संस्था से संचालित संपोषित शोध विषय की चयन प्रणाली वह सांस्थानिक हो जाती है। उसमें उस संस्था द्वारा मान्यता मिलना और उस विषय पर शोध करने के लिए उसकी मंजूरी मिलना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में शोध के लिए शोधार्थी का विषय वह संस्था या तो देती है या शोधार्थी और पर्यवेक्षक द्वारा प्रस्तुत विषय को संस्था संस्तुति देती है, अनुमोदित करती है। इस क्रम में सूचीबद्ध चयन प्रणाली में विषय निर्धारित करते समय शोध पर्यवेक्षक की भूमिका, जिसे रिसर्च सुपरवाइजर कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस स्थिति में शोध पर्यवेक्षक और शोधार्थी दोनों का तालमेल, दोनों की मनस्थिति में ऐक्य होना, सहमति बनना बहुत जरूरी होता है। ऐसे प्रसंग में शोधार्थी और पर्यवेक्षक आपसी सहमति से शोध विषयक प्रस्ताव बनाते हैं और संस्था में उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करते हैं। इस प्रस्तुति में जो जितने सोपान बनाए जाते हैं वह बहुत ही मूल्यवान है कि शोध प्रारूप जब एक शोधार्थी अपने पर्यवेक्षक के द्वारा अनुमोदित कराकर उनकी सहमति लेकर संस्था के अनुमोदन के लिए जमा करते हैं, तो हर जगह शोधार्थी और पर्यवेक्षक उस प्रारूप के साथ नहीं होते। इसलिए उस प्रारूप में वांछित जितनी भी सूचनाएं होती हैं वे होनी चाहिए, ताकि आगे की जितनी विद्वत समितियों द्वारा उसको अनुमोदन मिलता है उनमें से कहीं भी उस प्रस्ताव को निरस्त न किया जाए, उस पर विचार किया जाए। अब आते हैं दूसरे बिंदु पर, शोध समस्या का निर्धारण। ये समस्या निर्धारण हम कैसे करते हैं? जिस विषय पर अत्यधिक काम हो चुका है, ढेर सारे काम फैले हुए हैं, ऐसे विषय पर नई रोशनी डालने के लिए बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है। इसमें शोधार्थी यदि उन कठिन परिश्रम की बातों को लेकर, जैसे हिंदी साहित्य में हम बात करें, प्रेमचंद हैं, तुलसीदास हैं, इन लोगों पर ढेर सारे काम हो चुके हैं, मगर इतने सारे कामों के बावजूद अभी भी कोई नई बात उसमें नहीं है कहने के लिए, ऐसा है नहीं। तो ये नई बात ढूंढने के लिए जो शोधार्थी स्वयं को सक्षम पाते हैं और देश दुनिया के साहित्य और देश दुनिया के दर्शन और इतिहास को पढ़कर उन्हें लगता है कि हम कुछ नया कर सकते हैं, तो वे करें। मगर जो सामान्य प्रतिभा के शोधार्थी होते हैं वे ऐसे विषयों पर जिस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, जिस पर बहुत शोध हो चुका है, उस दिशा में जाने के बजाय किसी नई दिशा के लिए जिसके लिए उसकी प्रतिभा और उसकी अपनी क्षमता उन्हें अनुमति दे, उस दिशा में जाना चाहिए। शोध समस्या न तो अति संकीर्ण होना चाहिए और न अति विस्तृत, क्योंकि संकीर्ण होगा तो शोध सही जगह पर नहीं पहुंचेगा और विस्तार होगा तो सामान्य प्रतिभा के शोधार्थियों को उसमें भटकाव की बहुत सारी संभावनाएं बनी रहती है। शोध का विषय परिचित और संभाव्य क्षेत्र का होना चाहिए।
ताकि उस दिशा में वह अपने संज्ञान को, अपनी जानकारी को कुछ ढंग से लगा सके। शोधार्थी को विषय के महत्व एवं उपादेयता के साथ साथ अपनी योग्यता, प्रशिक्षण, समय, धन एवं शक्ति का भी अनुमान कर लेना चाहिए। विषय निर्धारण के समय शोधार्थी को अपनी क्षमता एवं विषय की जटिलता का विधिवत अनुशीलन कर लेना चाहिए। अब आते हैं शोध की रूपरेखा पर। रूपरेखा तैयार करते समय हमें सबसे पहले विषय की तार्किक समस्या का संकेत देना होता है कि हमारा जो विषय है इसमें हम किस दिशा में आगे बढ़ेंगे और इसमें समस्या क्या है, शोध प्रश्न क्या है, फिर इसकी संकल्पना क्या होगी और फिर इस पर किस विधि से हम शोध करेंगे। यह शोध सर्वेक्षण परक होगा, यह शोध सहायक ग्रंथों के आधार पर होगा, यह शोध ऐतिहासिक विषयों से संदर्भित होगा, तुलनात्मक होगा, विवरणात्मक होगा। इन सारी दिशाओं में शोध को लेकर बात करनी चाहिए। इसके बाद है शोध में मोटे तौर पर दो तरह की होती है। पहली है प्राथमिक सामग्री, दूसरी है द्वितीयक सामग्री, जिसे हम सहायक सामग्री भी कहते हैं। प्राथमिक सामग्री वह सामग्री होती है जो हमारे अध्ययन का मूल क्षेत्र होता है। हम उसी पर केंद्रित रहते हैं और शोध की सारी गतिविधियां उतनी ही सामग्रियों को केंद्र में रखकर हम करते हैं। एक उदाहरण अभी जैसे दिया था, रांगे राघव का एक उपन्यास है मुर्दों का टीला। तो यदि मुर्दों का टीला हमारे लिए प्राथमिक सामग्री है, तो अब उस पर शोध करने के लिए इतिहास से संबंधित, ऐतिहासिक उपन्यास से संबंधित, हिंदी में उपन्यास आलोचना से संबंधित और ऐतिहासिक उपन्यासों का हिंदी के उपन्यास लेखन में प्रवेश से संबंधित ये जितनी सारी सामग्री होती है, इसको एकत्र करके हम द्वितीयक सामग्री की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें कई बार होता यह है कि कितने ढेर सारे विषयों पर यदि नहीं उपलब्ध हो पर्याप्त सामग्री, तो हम प्रश्नावली से काम लेते हैं। ये प्रश्नावली समय बता दो। यह प्रश्नावली हम इसलिए तैयार करते हैं कि जिस विषय पर हम काम कर रहे हैं उस विषय पर कोई हमारे पास बहुत लिखी हुई सामग्री नहीं है। उदाहरण के लिए वैसे अब तो भिखारी ठाकुर पर ढेर सारी चीजें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन भिखारी ठाकुर की जो भिखारी ठाकुर स्वयं जो प्रस्तुति देते थे, उन प्रस्तुतियों को देखने वाले जितने सारे लोग हैं, उन सारे लोगों को उन सवाल पूछकर हम किसी एक तथ्य पर पहुंचते हैं कि वे उस समय जो करते थे उसका सामाजिक संदर्भ क्या होता था, ऐतिहासिक संदर्भ क्या होता था, उनकी राजनीति सारे ये उसके पर्यवेक्षक हैं, ये उसके दर्शक हुए, उन प्रस्तुतियों के दर्शक हुए। उन प्रस्तुतियों अब चूंकि भिखारी ठाकुर हैं नहीं, उनकी प्रस्तुति हमारे सामने हो नहीं रही है, तो जो कुछ बचे हुए उनकी प्रस्तुतियों को देखने वाले लोग हैं, या फिर जो गुजर गए पर उन प्रस्तुतियों की कहानी वे अपने जिन परवर्ती लोगों को सुना चुके हैं, उन सारे लोगों से प्रश्न पूछकर एक तथ्य पर पहुंचा जा सकता है। मगर यह प्रश्नावली ये तो एक उदाहरण भिखारी ठाकुर का
कहा मैंने, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जिन विषयों पर बहुत सामग्री उपलब्ध नहीं है, पर सर्वेक्षण के आधार पर और प्रश्नावली के आधार पर ही उसमें हम शोध की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए प्रश्नावली बनाते समय हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए सावधानी रखनी पड़ती है। प्रश्नावली साफ सुथरी हो, सही शब्दों में हो, कोई उसमें अस्पष्टता नहीं रहे, उसमें कोई विसंगति ना रहे, किसी जाति, धर्म, मनुष्य, क्षेत्र, संप्रदाय इत्यादि पर कोई व्यंग्यात्मक बात न रहे। ये इन सारी चीज़ों के रहने से होता क्या है कि जिनसे आपने प्रश्न पूछा है वे स्वयं उत्तेजित हो जाएंगे और आपको मनवांछित उत्तर नहीं मिल सकेगा। प्रश्नावली तैयार करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब यह प्रश्न किन्हीं से पूछा जाएगा उसमें विभिन्न ज्ञान फलक के लोग होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे तत्सम शब्द, बहुत सारे किसी दूसरी जगह के जो क्षेत्रीय शब्द, इन सब का अर्थ नहीं समझ पाते हैं। इसलिए प्रश्न की भाषा में बहुत स्पष्टता होनी चाहिए और उन स्पष्टताओं के साथ साथ आपका उद्देश्य तो साफ होना ही चाहिए कि उनसे पूछकर आप क्या उपलब्ध करना चाहते हैं। द्वितीयक सामग्री में जैसा कि बताया हमने कि उस जो प्राथमिक सामग्री है उससे संबद्ध जितनी सूचनाएं जहाँ कहीं भी मिलती हैं, वह चाहे संदर्भ ग्रंथ हो, संबद्ध सरकारी विभागों से उपलब्ध सूचनाएं हों, आंकड़े हों, पुस्तकालय हों, संग्रहालय हों, सरकारों का, सरकारी दफ्तरों का या निजी दफ्तरों का या स्वैच्छिक संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रतियां हों, गूगल हो, सूचना तंत्र हो, वेब लिंक हो, इन सारी चीज़ों का उपयोग हम ईमानदारी से अपने शोध में करते हैं। ये सब कुछ जब हमारे पास आ जाता है तब इसका विश्लेषण करने के बाद शोध के अंत में हमें एक शोध प्रतिवेदन तैयार करना पड़ता है, जिसे हम शोध प्रबंध कहते हैं। अब ये शोध प्रबंध लिखे बिना आपने जो शोध किया वह सरेआम नहीं हो सकती, समाज में नहीं जा सकती। फिर आपका शोध आप और आपके पर्यवेक्षक या आपके शिक्षक या आपकी संस्था तक सीमित रह जाती है। इसलिए शोध प्रतिवेदन की एक लिखित प्रति प्रस्तुत करनी पड़ती है, जिसका एक डॉक्यूमेंटेशन हो सके। इस डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो शोध प्रबंध, शोध प्रतिवेदन तैयार होता है उसे हम दो खंडों में बांटते हैं। पहला जो है उसका वह है प्रस्तावना खंड, उसको कहते हैं, पहला हुआ प्राथमिक भाग और दूसरा हुआ मुख्य। जो शोध प्रबंध का प्राथमिक भाग होता है उसमें मुख्य पृष्ठ होता है, शोध निर्देशक का प्रमाण पत्र होता है, शोधार्थी की घोषणा होती है, समर्पण, कृतज्ञता ज्ञापन, तालिकाओं की सूची, आरेखों की सूची, संकेताक्षरों की सूची, अनुक्रमणिका, ये सारी चीजें उसके प्राथमिक भाग में होती है। प्रतिवेदन का जो मुख्य भाग होता है वह अध्यायों में विभक्त होता है। हर अध्याय अपने पिछले अध्याय से जुड़ा रहता है और अगले अध्याय से भी जुड़ा रहता है। हर एक अध्याय के अंत में अगले अध्याय की संभावनाओं का संकेत दे दिया जाता है। आप में से जिस किसी ने, जानते ही होंगे हर कोई, महाकाव्य की यही शर्त है कि प्रत्येक सर्ग के अंत में, उसके अंतिम छंद में अगले अध्याय में क्या कहा जाएगा इसकी सूचना दी जाती है। शोध प्रबंध की भी लगभग वही प्रक्रिया होती है कि एक अध्याय के आखिर तक आते आते हम अगले अध्याय में क्या करने वाले हैं, शोधार्थी उस दिशा में अपने को लेकर चल पड़ते हैं।
अगला अध्याय ज्यों ही आता है तो वह पिछले अध्याय से एकदम अलग नहीं होता, नया नहीं होता, उसका जुड़ाव पीछे से होता है। यह बात पूरे प्रबंध लेखन में हर वाक्य में होना चाहिए कि पिछले वाक्य से अगले वाक्य का रिश्ता बना रहे, संबंध बना रहे, और वह एक फिसलन, जैसे बच्चे पार्क में ऊंचाई पर चढ़कर फिसलते हैं, तो उसमें भाषा का इतना प्रवाह हो कि वो फिसल कर आगे की ओर उसमें बढ़ जाए। ये सब कर लेने के बाद, ये अध्यायों में विभक्त उनकी सारी जानकारी देने के बाद अंत में हम निष्कर्ष देते हैं। यह निष्कर्ष किसी भी रेफरेंस, किसी भी संदर्भ और किसी भी फुटनोट के बिना, वह जो निष्कर्ष होता है वह पूरी तरह से वो उस शोधार्थी का पूरे शोध के दौरान जो निष्कर्ष उसने पाया है, जो उसकी उपलब्धि है, उसका उल्लेख निष्कर्ष वाले अध्याय में करते हैं। उसके बाद हम संदर्भ ग्रंथ की सूची देते हैं। संदर्भ ग्रंथ की वैसे तो कई अब प्रविधियां हैं, कई तरीके से लोग संदर्भ ग्रंथ की सूची बनाते हैं, मगर इस समय मेरी जानकारी में एमएलए स्टाइल और एपीए स्टाइल दो जो फॉर्मेटिंग एंड स्टाइल गाइड के हिसाब से ये जो दो शैली है, इन दोनों शैली की जानकारी मुझे है। आप सब चाहें तो गूगल पर इसकी ढेर सारी विधियां अब विकसित हो गई हैं, उन विधियों का अनुसरण जो चाहें कर सकते हैं, मगर ये ध्यान रहे कि पूरे शोध प्रतिवेदन में जिस किसी शैली को आप अपनाते हैं उसी शैली का उपयोग करें। इसमें मैं एपीए और एमएलए स्टाइल सीट के विस्तार में जाने से अभी बच रहा हूं। आप लोग चाहेंगे तो ढेर सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और यदि आपको इस पर मेरे ब्लॉग में इसकी विस्तृत जानकारी भी दी जा चुकी है। अब हिंदी में शोध करने वाले शोधार्थियों का, जो भारतीय भाषाओं में शोध करने वाले शोधार्थी हैं, उनके लिए एक विशेष रूप से ये कहना जरूरी है कि अंग्रेजीदां लोग, उनके पास क्रियापद में विविधता नहीं है, लेकिन हमारी भाषा में है। वे अपने गुरु के लिए भी कहेंगे कि टीचर इज कमिंग, और अपने शिष्य के लिए भी कहेंगे स्टूडेंट इज कमिंग। मतलब उसका सीधा अनुवाद यदि आप अपनी भाषा में करेंगे तो आप बोलेंगे शिक्षक आ रहा है, और या फिर बोलेंगे कि शिष्य आ रहा है। हमारी हिंदी में यह हिंदी की गरिमा के अनुकूल नहीं है कि आप यह कहें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंदवरदाई पर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल चंदवरदाई के संबंध में कहता है। ये आप कहेंगे तो अपने पूर्वजों के प्रति एक अपमानजनक भाषा होगी। इसी तरह से शब्दों के हिज्जे पर भी ध्यान रखना चाहिए कि एक शब्द, कोई भी पारिभाषिक शब्द है, उसका हिज्जे आपने एक जगह जहां लिखा, कुछ शब्द हिंदी में ऐसे हैं जैसे रुमाल, दुकान। अब रुमाल में बड़ी ऊ की भी मात्रा है और छोटी ऊ की भी मात्रा चलती है। दुकान में बड़ी ऊ भी चलती है, छोटी ऊ भी चलती है। तो ऐसे जो भी विसंगति उत्पन्न करने वाले शब्द हैं, इन शब्दों में वर्तनी का उसकी एक पद्धति उपयोग करनी चाहिए। इसी तरह से क्रियापद में है कि गई है, हम दो तरह से लिखते हैं, गा ई और गा या में बड़ी। हम जो भी उपयोग करें उसका पूरे प्रतिवेदन में एक तरह की पद्धति का उपयोग करें। ऐसे में जब कभी संदर्भ देते हैं
तो इन दिनों तो अब केवल किताब ही नहीं, पत्रिका और वेब लिंक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप अपने संदर्भ ग्रंथ की सूची में जब कभी वेब लिंक आप देते हैं तो वेब लिंक के चमत्कार से हम आप सारे परिचित हैं कि किस दिन आपने कुछ देखा, उसका उपयोग कर लिया और आगे के 4 दिन बाद वे वेब से गायब हो जाएंगे। तो फिर आपके पास आगे आप झूठे न कहलाएं, इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि जिस दिन आपने उस लिंक को देखा है, वेब लिंक के साथ उसकी तिथि और समय का भी उल्लेख करें। अब आते हैं थोड़ा सा पाद टिप्पणी पर। ये मित्रों इसमें 2 शब्द हैं, एक होता है एंड नोट, एक होता है फुट नोट। अब लोग कहने के लिए एंड नोट को भी पाद टिप्पणी ही कहते हैं, वो है नहीं। पाद टिप्पणी का मतलब हुआ नीचे, फुट नोट। तो मैं यह मानता हूं और मुझसे जितने सारे शोधार्थी संबंधित हैं, संबद्ध रहते हैं, उन्हें मैं यह सुझाव देता हूं कि आप अपने शोध प्रबंध में हर हमेशा फुटनोट का इस्तेमाल करें, पाद टिप्पणी का। अर्थात जिस पृष्ठ में आपने संदर्भ का उल्लेख किया है, उसी पृष्ठ के नीचे उसकी सूचना दें। कारण क्या है कि अंततः पीएचडी अथवा डीलिट अथवा एमफिल के लिए जो प्रबंध लिखा जाता है वह परीक्षा की कॉपी होती है, वह किसी परीक्षक के पास जाती है और वह परीक्षक जब उसको पढ़ते समय आपने एक संदर्भ का उल्लेख किया, नंबर 1 दिया और 46 पेज आगे जाने के बाद वो उसका संदर्भ देखने के लिए बढ़ेंगे। तो ये क्रम यदि कई बार उन्होंने किया तो इसमें वे इरिटेट हो जाएंगे, उत्तेजित हो जाएंगे और इस उत्तेजना में वे आपसे विक्षुब्ध भी हो सकते हैं, आपके प्रतिकूल भी जा सकते हैं। इसलिए इसका उल्लेख उसी में होना चाहिए। फुटनोट का उपयोग कोई भी शोधार्थी अपनी बात को किसी बड़े विद्वान के कथन से, वचन से समर्थन देने के लिए करते हैं। इसलिए उसका उपयोग आप मूल संदर्भ से करें। सेकेंडरी सोर्स से जब आप किसी फुटनोट का, किसी पाद टिप्पणी का उपयोग करेंगे तो मान लीजिए कि जिस सोर्स का आपने उपयोग किया है उन्होंने आलस्यवश या भ्रमवश किसी अवांछित और किसी बेकार से संदर्भ ग्रंथ का उपयोग कर लिया होगा या वहां पर कोई मुद्रण दोष हो गया होगा, तो उनके द्वारा की गई गलतियों, उनके कलंकों के भागी आप हो जाएंगे। इसलिए पाद टिप्पणी के उपयोग के लिए हर समय मूल संदर्भ से संपर्क रखना जरूरी होता है। अब अंत में थोड़ा सा हम लोग शोध की कई विधियों में तुलनात्मक शोध पर कुछ समय के लिए आते हैं कि ये तुलनात्मक शोध का विकास जब से हुआ है तब से तुलना करने की मानवीय प्रवृत्ति की जो प्राचीनता है वह मुखर हो गई। तुलनात्मक शोध को मुख्यतः हम 4 कोटियों में बांट कर देखते हैं। इन दिनों तुलनात्मक शोध जब से, अब तो तुलनात्मक साहित्य का विकास जब से हुआ है, विद्वान लोग तो तुलनात्मक साहित्य के विकास में अधिक पीछे जाते जाते 1840 या 44 में मैथ्यू आर्नल्ड तक जाते हैं और फिर इधर आते आते कहते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नेशनलिज्म किताब में पहली बार इसका उपयोग किया। पर ये सारे संदर्भ जो हैं वही नवाचार से जुड़ता है कि वे घोषणा तो कर देते हैं, घोषणा से पहले तनिक भी इधर उधर की बात सोचते नहीं। आप सोचिए, भारत में उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिना पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा, ये कब लिखा गया इसका अंदाज आप कर सकते हैं।
तो फिर तुलनात्मक साहित्य का विकास मैथ्यू आर्नल्ड के यहाँ कैसे हो गया पहले? वो तो हमारे भारत में पहले हुआ है, और भारत के तो लोक में तुलनात्मक साहित्य भरा हुआ है। आप सबने सुना होगा, ताल में भोपाल ताल और सब तलैया है, गढ़ में चित्तौड़गढ़ और सब गरैया। इसी तरह हर क्षेत्र में इस सब तरह के फिक्रे हैं। तो तुलनात्मक साहित्य भारतीय जीवन पद्धति का अंग है। ये दिगर बात है कि हमारे पूर्वजों को इतिहास में अपना नाम खचित करने की कभी प्रेरणा नहीं जगी, इसलिए हम ढूंढ के जाते हैं कि मैथ्यू आर्नल्ड ने तुलनात्मक साहित्य का विकास किया है और सबसे पहले वही बात हुई है। फिर जो लोग रविन्द्रनाथ टैगोर में जाते हैं, वे उनसे पहले देख लें कि बंकिम चंद्र का एक लेख है, मिरांडा, डेस्टिमोना और शकुंतला। तो फिर इससे भी बड़ा तुलनात्मक साहित्य और क्या हो सकता है? ये इस तरह की चीजें हैं। तो तुलनात्मक शोध को हम मुख्यतः 4 कोटियों में बांटकर देख सकते हैं कि एक ही साहित्य के अंतर्गत तुलनात्मक शोध, दूसरा एक ही साहित्य का अन्य साहित्य पर प्रभाव, तीसरा 2 या 2 से अधिक साहित्यों का तुलनात्मक अध्ययन, और चौथा समान युग की साहित्यिक धारा का अध्ययन अनुशीलन। अब एक ही साहित्य की यदि बात करें तो देखिए कि एक ही समय में राजकमल चौधरी और नागार्जुन दोनों लिख रहे थे, दोनों 2 भाषाओं में लिख रहे थे। या फिर एक ही समय में नागार्जुन और शमशेर बहादुर सिंह 2 लोग लिख रहे थे। दोनों के लेखन की विधियां क्या थी, दोनों किस तरह के कविताओं का विषय क्या था। ऐसे ही एक समय के साहित्य में यदि आप देखेंगे तो एक समय में इधर हिंदी में कृष्णा सोबती लिख रही थी, उधर उर्दू में कुर्रतुल ऐन हैदर लिख रही थी, और दोनों का विषय लगभग समान पद्धति में जा रहा था। तो इस तरह के बहुत सारे विषय हैं जिन विषयों का, अब अक्का महादेवी की तुलना आप हिंदी की महादेवी से करने लगेंगे तो यह भी एक इतिहास और काल के अंतर से ये सारी तुलनात्मक स्थितियां बनाई जा सकती हैं। एक ही प्रेमचंद और रांगे राघव ने पंच परमेश्वर शीर्षक की दोनों ने एक एक कहानी लिखी। आप दोनों की तुलना करके देख लेंगे तो ये लगेगा कि मुश्किल में पड़ जाएंगे कि हम प्रेमचंद को बड़ा कहें या रांगे राघव को। प्रेमचंद का पंच परमेश्वर जो है एकदम नितांत आदर्श से बंधा हुआ पंच है, और उसी शीर्षक से लिखा हुआ रांगे राघव का पंच परमेश्वर जो है वह समाज का सच्चा बिंब प्रस्तुत करता है। अब दोनों के इस पंच परमेश्वर की यदि तुलनात्मकता पर ध्यान देंगे तो कुछ बातें विशेष ढंग से निकलकर सामने आएंगी। एक और जो प्रथा विकसित हुई ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से, जो तुलनात्मक साहित्य तो विकसित हुआ ही, ये अंतरानुशासनिक शोध की प्रथा विकसित हुई। अब आप नागार्जुन के यहाँ, नागार्जुन के साहित्य में या प्रेमचंद के साहित्य में किसान जीवन एक समाजशास्त्र का पदबंध है और एक साहित्य हो गया। या फिर ये इतिहास लेखन को लेकर ये भक्ति साहित्य की सामग्री की भूमिका, इन सब चीजों को लेकर ये अंतरानुशासनिक शोध जो विकसित हुआ है, यह विकसित हुआ है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से। एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं कार्ल पॉपर, उन्होंने ये कहा है कि हम विषय वस्तु के नहीं समस्याओं के अध्येता हैं, और समस्याएं किसी विषय या अनुशासन के दायरे में बंध नहीं सकती। इसलिए हम किसी भी विषय की बात, किसी भी समस्या की बात किसी भी जगह कर सकते हैं। इन दिनों ये 1988, 90 के आसपास से जो 3 प्रमुख विमर्श हमारे यहाँ उभर कर आए हैं और वो खूब उस पर चर्चा
बहस हो रहा है उसको लेकर देखिए तो कितना अंतरानुशासनिक है। कभी वह समाजशास्त्र में जाता है, कभी राजनीति में जाता है, कभी इतिहास में जाता है, कभी लोक में जाता है। ये सारी अंतरानुशासनात्मक स्थितियां जो हैं यह आधुनिक युग की देन है। और विश्व युद्धों की श्रृंखला के बाद जब देश में शांति और सुव्यवस्था आई और इस सुव्यवस्था की ओर राष्ट्र समूह अग्रसर हुए, तब युद्धोत्तर परिणतियों की गंभीरता को समझने के लिए और उसको जन सापेक्ष, समाज सापेक्ष बनाने के लिए लोगों ने, विद्वानों ने, हमारे मनीषियों ने इस तरह के शोध की एक पद्धति विकसित की और विज्ञान एवं तकनीकी विकास से उपलब्ध संसाधनों के कारण सभ्यता संचालन के घटकों की पारंपरिकता सघन हो गई और हमारे शोध में नई नई दिशाएं विकसित हुई। मित्रों, इसी क्रम में एक अंतिम बात अब करते हैं। पाठ शोध या पाठानुसंधान, यह शोध की एक बहुत बड़ी पद्धति है और जब से ये अंतरानुशासनात्मक और तुलनात्मक शोध का विकास हुआ है, हम अपने प्राचीन ग्रंथों और प्राचीन सामग्रियों पर भी ढेर सारे शोध करने लगे हैं। उसमें कई तरह के पाठ हमारे पास ऐसे हैं जो मौखिक सामग्री से एकत्र किए जाने के कारण उसके कई संस्करण हमारे सामने प्रस्तुत हैं। एक उदाहरण के लिए तो दूसरा भी उदाहरण दिया जा सकता है, लेकिन तत्काल मैं विद्यापति का उदाहरण देता हूँ। विद्यापति मैथिली के कवि थे, गीत गाया उन्होंने, लेकिन विद्यापति के पदों का जो पहला संकलन तैयार किया वे बंगला भाषियों ने, 3 बंगला भाषियों ने मिलकर किया। उनके पास कोई इस बात के अलावा स्रोत नहीं था कि वे मिथिलांचल की महिलाओं के पास जाकर उनसे गीत गवाकर उसको सुनकर वे लिखें और तब उसका प्रकाशन करें। इस क्रम में दुविधाएं कितनी थी ये देखिए। मिथिलांचल की महिलाएं उस दौर की अधिकांश उसमें निरक्षर, केवल लौकिक परंपरा से और कंठ परंपरा से, वाचिक परंपरा से सीखे हुए गीतों का वो गायन कर रही थी। उसमें कितनी चीजें विद्यापति के जो अपने थे, कितने शब्द बदल गए होंगे, कुछ उच्चारण दोष के कारण, कुछ अन्य कारणों से, और उसको एक बंगला भाषी ने सुना, मैथिली का गीत बंगला भाषी ने सुना, बंगला लिपि में लिखा और फिर वह प्रकाशित हुआ। इस पूरी प्रक्रिया में बाद के समय में जब भोजपत्र और तारपत्र पर लिखी चीजें सामने आई भी, तो ये सब कुछ मिल करके पाठ शोधन या पाठानुसंधान में एक बड़ी समस्या उत्पन्न की। इन समस्याओं से पार जाने के लिए शोधार्थियों को बहुत सावधानी की जरूरत होती है। उसमें इतिहास, समाज, उस समाज की संस्कृति, उस समय की लोक संस्कृति, इन सभी चीजों को ध्यान में रखना होता है। कुछ तो शोधार्थी और शोध पर्यवेक्षक की विशेषताओं पर भी चलते चलते बात कर लें कि किसी सुव्यवस्थित शोध के लिए शोधार्थी में कुछ खास विशेषताएं होनी चाहिए जो उसके वैयक्तिक, बौद्धिक, व्यावहारिक, अध्यवसायिक विशिष्टता को रेखांकित करे। उसमें एक विलक्षण वैज्ञानिक दृष्टि होनी चाहिए। देश काल पात्र के अनुसार उसे अपने व्यवहार में समुचित संतुलन बनाए रखना चाहिए। उसका व्यवहार मैत्रीपूर्ण रहे ताकि अध्यवसाय के दौरान वह किसी से सहयोग लेने जाए तो वह सहयोग उसे आसानी से, सुविधा से मिल सके और उसके आसपास के सारे लोग उससे प्रसन्न रहें। उसमें रचनात्मक कल्पना शक्ति हो, विलक्षण तर्क शक्ति हो, व्यवहार कुशलता और आत्मनियंत्रण तो हो ही। निर्धारित विषय में रुचि रखने की उसकी प्रवृत्ति हो, वो धुन का पक्का। ये सब कुछ जब तक नहीं रहेगा, एक शोधार्थी अपने विषय में
किसी गहन और बेहतर शोध की तरफ आगे नहीं बढ़ सकता। मित्रों, कुछ तो शोध पर्यवेक्षक का भी गुण होना चाहिए, और वह है कि उनमें शोधार्थी के नैष्ठिक समर्पण के बावजूद किसी भी शोध की सार्थकता सहज ही खंडित हो सकती है यदि शोध पर्यवेक्षक उदार और विवेक सम्मत ढंग से शोधार्थी के अकादमिक उद्यम को न देखें, उन्हें समय पाकर स्वाधीनता न दें, उसकी मुक्त सोच की प्रशंसा न करें और उसके संकुचित सोच की मरम्मत न करें। इन सारी चीज़ों को लेकर के शोध पर काम हो सकता है। बात बहुत लंबी हुई और हरि अनंत हरि कथा अनंता, शोध से संबंधित बहुत सी बातें और भी की जा सकती है। इसमें अभी बहुत सारे प्रकरण मुझे कहने के लिए रह गए हैं कि शोधार्थी के लिए प्रस्तावना इत्यादि जब कभी लिखें तो उसमें क्या लिखें, कैसे लिखें, इस पर फिर कभी बात होगी। आप सबने इतनी देर मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।